कि उन कपल्स के लिए जो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे होते हैं, नेचुरली हो गया या कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया, कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, सालों से वो मानसिक तौर पे ज़्यादा परेशान होते हैं, उन लोगों के लिए आईवीएफ मैं कह सकती हूँ एक वरदान से कम नहीं है। स्टेप होता है ओवम पिकअप वाला। तो ये भी एक सवाल होता है कि उस दिन क्या और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इंजेक्शंस का तो स्टेप हो गया है, तो जो ओवम पिकअप वाले दिन फिर वो कैसे होगा। तो ये मैं बताना चाहूँगी, ये जो प्रोसेस होता है बिल्कुल एनेस्थेसिया के अंडर होता है, मतलब आपको पूरा बेहोश किया जाता है और मैक्सिमम 10 या 15 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको बेहोश करके पतली सी एक सुई के और अल्ट्रासाउंड के हेल्प से हम लोग जो इंजेक्शन के द्वारा बनाए हुए जो एग्स होते हैं उनमें से वो सुई के द्वारा पानी निकालते हैं, और वो उसी पानी में जो छोटे छोटे एग्स होते हैं जो नेकेड आई से, मतलब हमारी आँखों से वो नहीं दिखते होते, और वो ही सीधे जाता है लेबोरेटरी में। और जो प्रोसेस एक बार हो जाता है उसके बाद तुरंत जो एनेस्थेसिया का एक बार इफ़ेक्ट चला जाता है, पूरा दिन का या 2 दिन 3 दिन का कोई रेस्ट की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी महिला के लिए मां बनना बेहद ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन दर्शकों कई कपल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। लाख इलाज करवाने के बाद, लाख कोशिशों के बाद भी नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पाते। तो उन कपल्स के लिए एक टेक्निक, हालांकि यह टेक्निक काफ़ी पहले आ चुकी है, लेकिन हम आपको आज इस रिपोर्ट में बताएंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ये पेनफुल है और कितना इसके सक्सेसफुल रेट हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। और हमारे साथ आज आईवीएफ के ऊपर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हरिहर हॉस्पिटल से डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी, जो कि इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं श्री हरिहर हॉस्पिटल गुडकर में। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस रिपोर्ट में। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहते हैं कि आईवीएफ एक्चुअल में है क्या। ये तो आईवीएफ समझने से पहले हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरली बेबी कंसीव होने का प्रोसेस कैसे होता है इन शॉर्ट। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए जो हमारा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, अंडादानी है, वो एक नॉर्मल स्थिति में रहनी चाहिए। तो जैसे रिलेशन के बाद में जो स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जो स्पर्म है, जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी वाले जो नेचुरली ही सेलेक्ट किए जाते हैं, वो स्पर्म्स थ्रू यूट्रस वो फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाते हैं। और जो अंडा सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, दोनों में से एक ओवरी में से अंडा रिलीज़ होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो एग या अंडा वो पिक कर लेती है, और जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो स्पर्म का और एग का फ्यूजन होने का जो प्रोसेस होता है नेचुरली वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। इसके आगे जब वो एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी जिसको हम कहते हैं, हम मेडिकल भाषा में एम्ब्रियो कहते हैं, वो बनने का प्रोसेस भी फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है। तो उसका डिवीजन स्टार्ट होता है डे 1, डे 2, डे 3, जैसे सेल डिवीजन के साथ साथ वो एम्ब्रियो बढ़ने लगता है, और डे 5 के टाइम पे वो एम्ब्रियो या जो छोटा बना बेबी है वो आगे ट्यूब से लेके यूट्रस तक ट्रैवल करता है। वो ये सारा प्रोसेस नेचुरली होता है, और डे 5 के टाइम पे वो जो बेबी ट्यूब में बना है वो यूट्रस में इम्प्लांट कर लेता है। तो ये तो हो गया इन जनरल नेचुरली कंसीव होने का जो प्रोसेस होता है। तो अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमें इनफर्टिलिटी या आईवीएफ कराने की या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो अभी मैंने बताया कि नेचुरल कंसीव करने के लिए यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज है, इनका प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से अगर कोई एक भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, या कि अंडादानी में प्रॉपर अंडे नहीं बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, जिसमें कभी कभार पीसीओएस वाले केसेस में ज़्यादा एग्स बनते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं, या किसी कारण हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या यूट्रस में जहाँ पे इम्प्लांट होना है एम्ब्रियो ने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में हमें एंड में आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ती है।
मैम तो ये आईवीएफ होता क्या है, इसमें क्या रहता है इस प्रोसेस में, ये जानना चाहेंगे। तो ये जो आईवीएफ है इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी हमने देखा कि नेचुरली फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है ट्यूब्स में हो रहा है। तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो एग्स बनते हैं, अंडे बनते हैं, वो एक फीमेल के बॉडी से वो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, वो मैं आगे सारा एक्सप्लेन करूँगी। वो एग्स हम निकालते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं मेल्स के, वो जो गैमेट्स जिसको हम कहते हैं मेल एंड फीमेल ह्यूमन गैमेट्स होते हैं, उनको हम लेके लेबोरेटरी में उनका फ्यूजन कराते हैं। तो उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। मैम इसके स्टेप कितने रहते हैं, मतलब ये जैसे आपने कहा कि फ्यूज़न कराते हैं, वहीं तक फिर क्या कैसे इसके स्टेप रहते हैं आगे, और जानकारी दें आप। बेसिकली आईवीएफ के 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है ओवम पिकअप जिसको हम कहते हैं, और नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओवम पिकअप जो स्टेप होता है उसके पहले हम फीमेल को या महिला को कुछ 8 या 10 दिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। ये इंजेक्शन बिल्कुल पेनलेस होते हैं, पानी की तरह वो इंजेक्शन होते हैं, कोई ऑयल बेस्ड इंजेक्शन नहीं होते हैं, और जिसको लेते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि ये इंजेक्शंस कि इतने दिन इंजेक्शंस लग रहे हैं, फिर इतना पेन होगा। ऑलरेडी पेशेंट कहीं से ट्रीटमेंट ले चुका होता है या ऑलरेडी किसी और तरीके का इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले चुका होता है, फिर आगे उसको और 10 दिन इंजेक्शन। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैंने भी देखा, जैसे कई बार हम सुनते हैं ना, तो मैंने भी ऐसे कई बार लोगों से सुना, महिलाओं से सुना कि ये बहुत पेनफुल होता है, इसमें इतने इंजेक्शन लगते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट को कि बहुत दर्द होगा, तो इतने इंजेक्शन लगेंगे। तो जैसा कि मैम ने बोला कि कोई भी इसमें दर्द नहीं होता, ये पेनलेस होते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी मैम आगे। और जब ये इंजेक्शंस 8 या 10 दिन तक लगते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम नंबर में हम वो एग्स या अंडे जो हैं उनको ग्रो कर पाएँ, मैच्योर कर पाएँ, ताकि आगे का जो अभी हमारा सक्सेस रेट है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब ये इंजेक्शंस लगेंगे 8 से 10 दिन, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है ओवम पिकअप वाला। तो ये भी एक सवाल होता है कि उस दिन क्या और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इंजेक्शंस का तो स्टेप हो गया है, तो जो ओवम पिकअप वाले दिन फिर वो कैसे होगा। तो ये मैं बताना चाहूँगी, ये जो प्रोसेस होता है बिल्कुल एनेस्थेसिया के अंडर होता है। मतलब आपको पूरा बेहोश किया जाता है और मैक्सिमम 10 या 15 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको बेहोश करके पतली सी एक सुई के और अल्ट्रासाउंड के हेल्प से हम लोग जो इंजेक्शन के द्वारा बनाए हुए जो एग्स होते हैं उनमें से वो सुई के द्वारा पानी निकालते हैं, और वो उसी पानी में जो छोटे छोटे एग्स होते हैं जो नेकेड आई से, मतलब हमारी आँखों से वो नहीं दिखते होते हैं, और वो ही सीधे जाता है लेबोरेटरी में। और जो प्रोसेस एक बार हो जाता है उसके बाद तुरंत जो एनेस्थेसिया का एक बार इफ़ेक्ट चला जाता है, पूरा दिन का या 2 दिन 3 दिन का कोई रेस्ट की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जब तक आपको एनेस्थेसिया का इफ़ेक्ट होता है वैसे भी पेन नहीं होता है, और उसके बाद भी जब अगर इन केस थोड़ा सा दर्द वगैरह लगे तो उसके लिए पेन किलर्स वगैरह दी जाती है। तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं प्रोसीजर होता है। इसमें इवन आपको पता भी नहीं लगता है कि आपका ओवम पिकअप हो भी गया। तो ये एक ओवम पिकअप वाला एक स्टेप होता है। तो आज के इसमें ज़्यादातर जो नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाला, वो सीधे सेम साइकिल में नहीं किया जाता है। आज के इसमें एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। सेम साइकिल में जो एम्ब्रियोज़ वगैरह बनाए जाते हैं वो सेम साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाला। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो इवन बिल्कुल 5 या 10 मिनट जितना प्रोसीजर होता है, जिसमें कि इवन एनेस्थेसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नॉर्मल 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम ब्लैडर फुल करने के लिए बोलते हैं, मतलब पेशाब की थैली भरी हुई होनी चाहिए, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो भी हमने जो लेबोरेटरी में जो मैंने पहले बताया आईवीएफ के ज़रिए जो एम्ब्रियो बनाया होता है वो हम
महिला के यूट्रस में इसमें इम्प्लांट करते हैं और बिल्कुल 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। और इसके बाद भी इवन कोई रेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम 15-20 मिनट्स तक का रेस्ट हम जो बोलते हैं, इनफैक्ट ऐसे स्टडीज़ वगैरह है कि अगर हम लंबा टाइम रेस्ट वगैरह करेंगे तो उसका भी सक्सेस रेट पे इफ़ेक्ट आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जस्ट 10 या 15 मिनट का रेस्ट हमें चाहिए। उसके बाद से जो रूटीन अपना वर्क है वो बिल्कुल हम कर सकते हैं। दर्शकों, आसान सी भाषा में आपको मैं समझा देती हूँ कि जब फर्स्ट मंथली साइकिल आता है तो उस वक्त जो है वो एग को निकाल लिया जाता है और उसको फ्यूज़न के लिए रखा जाता है। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो जब आपका दूसरा जो मंथली साइकिल आने वाली होती है उस टाइम उसको यूट्रस में यानी बच्चेदानी में दोबारा से डाल दिया जाता है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान जब वो एग निकाल देते हैं, आप फ्यूज़न के लिए रखते हैं, तो उस दौरान महिलाओं को कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट दी जाती है या उनको कोई प्रिकॉशन लेना पड़ता है? नहीं, और एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशंस वगैरह कोई नहीं होती है, कोई अलग मेडिकेशंस वगैरह नहीं होती है। जो रूटीन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो हम एडवाइस करते हैं, जो इन जनरल सारे ही जिनको कंसीव करना है उनके लिए हम एडवाइस करते हैं, वही टैबलेट चलती है रूटीन में। जब यूट्रस प्रिपेयर करने के लिए जो नेक्स्ट साइकिल के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं वो भी एक जस्ट टैबलेट फॉर्म में होती है। उस दौरान भी कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं। जिस साइकिल में हमें वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, मतलब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर डालना है, उस साइकिल में भी कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगती है। मेन जो मेडिकेशंस स्टार्ट होती है वो होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो उसमें भी जो पुराने ज़माने में लगते थे कि डेली ऑयल बेस्ड पेनफुल इंजेक्शंस लगते थे, डेली लगते थे या एक दिन छोड़ के लगते थे, तो वैसे इंजेक्शंस डेली लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो स्टडीज़ आई हैं उसमें अभी ये भी लिखा है कि उनके ऑल्टरनेटिव जो प्रिपरेशंस होते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, जो वजाइना में हम रख सकते हैं, और जेल है जो भी इंजेक्शन के ऑल्टरनेटिवली हम वजाइना में डाल सकते हैं। तो जो पेन का जो सवाल है बेसिकली, तो इवन ओवम पिकअप के टाइम के भी नहीं होता है। ओवम पिकअप के बाद जब तक हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है उसी दौरान भी कोई पेन या कोई इंजेक्शंस नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी कोई पेनफुल इंजेक्शंस की वगैरह रूटीन डेली कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार ऐसे मैंने सुना भी और कई लोगों के अपने दिमाग में भी क्वेश्चन रहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा इतने दिनों के लिए, इस ट्रीटमेंट के दौरान पता नहीं महीनों लग जाएंगे हमें हॉस्पिटल में, या फिर जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया यूट्रस में उसके बाद भी लोगों को ये डर रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते या रूटीन के वर्क नहीं कर सकते। तो आपने बहुत बढ़िया जो एक मिथ था वो क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बढ़िया अपने रूटीन के काम कीजिए, आराम से घर जाइए, ट्रैवल भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होना पड़ेगा। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, फिर जब प्रोसेस लगता है, जब बेबी का जैसा नेचुरली होता है वैसा ही रहता है सेम? कुछ जो दवाइयाँ होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की हिस्ट्री, उस हिसाब से जो दवाइयाँ होती है जो ज़रूरी होती है उसको हमें चलानी पड़ती है। बट उसका कोई आईवीएफ प्रोसेस से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं होता है कि हाँ आईवीएफ हुआ है या कोई ट्रीटमेंट से कंसेप्शन हुआ है तो करके हमें आगे ये इंजेक्शंस लग रहे हैं या दवाइयाँ चल रही है, उसका आईवीएफ रिलेटेड कोई लेना देना नहीं होता। कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वगैरह कोई नहीं चलती है। एक ज़रूरी क्वेश्चन मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई कपल है वो आपके पास आईवीएफ के लिए आता है तो सीधे ही प्रोसीजर शुरू हो जाता है या उससे पहले उनके कोई टेस्ट लिए जाते हैं, क्या देखा जाता है? आईवीएफ के लिए स्पेशल एज सच कोई टेस्ट नहीं होता है। जो बेसिक अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है जो ज़रूरी है, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन जिसको कहते हैं वो एक होता है, और महिला के और उनके हस्बैंड के जो रूटीन जांचें होती है, खून जांच होगी या लिवर जांच होगी या और कोई रूटीन टेस्ट होते हैं, थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह, वही जांचें होती है। आईवीएफ रिलेटेड स्पेशल जांचें ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई आईवीएफ के लिए आता है तो मैम क्या वो पहली बार सक्सेस हो जाता है या कितना, मतलब कि होता है कि 2-3 बार उनको प्रोसीजर के लिए आना पड़ता है, कुछ ऐसा रहता है इसमें? आईवीएफ का सक्सेस तो डिपेंड्स ऑन कि
क्या केस हैं, तो केस टू केस वैरी भी करता है, बट आज के इसमें जब लेबोरेटरी और टेक्निक्स इतनी आगे जा चुकी है तो एवरी सेंटर टू सेंटर भी वैरी करता है, मतलब हर सेंटर का एक अपना एक अलग सक्सेस रेट बताते हैं। बट इन जनरल आज के इसमें आईवीएफ का सक्सेस काफ़ी हाई जा चुका है। पहले जबकि लगता था कि हाँ आईवीएफ करके भी पता नहीं कितना सक्सेस मिलेगा, कि क्या होगा, या कुछ होप्स है या नहीं है, बट साइंस काफ़ी आगे जा चुका है, तो आईवीएफ का सक्सेस आज के इसमें 45-50% तक भी जा चुका है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। जी मैम। मैम अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर 9 महीने जैसे नेचुरली प्रोसेस से कंसीव होता है, तो 9 महीने उस आईवीएफ वाली महिला के भी वैसे ही रहते हैं, या उनमें कुछ ऐसा होता है कि कोई जल्दी से कोई बीमार हो जाता है या कुछ दिक्कतें आती हैं उनको? ये सबसे बड़ा एक मिथ है हमारे इसमें। सबसे पहले तो आईवीएफ के रिगार्डिंग ही इतने सारे मिथ्स हैं कि नहीं, मैंने आईवीएफ नहीं कराना। तो एक समाज में भी उसका कुछ टैबू जिसको हम कहते हैं वो एक बन चुका है कि आईवीएफ मतलब एक कुछ एक अलग प्रोसेस है जिसमें नेचुरल जैसे कि कुछ बच्चा कंसीव नहीं कराते, कुछ डिफरेंट ही होता है। तो वैसे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आईवीएफ में हम लोग यही करते हैं, जो नेचुरली कंसेप्शन के लिए जो प्रोसेस अंदर हो रही थी, बस उसको लेबॉरेटरी में हमारे अंडर विजन जो प्रोसेस जहाँ तक हम मॉनिटर कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। तो एक बार कंसेप्शन के बाद भी जो नेचुरल कंसेप्शन के साथ ही प्रेगनेंसी चलती है, बिल्कुल वैसे ही प्रेगनेंसी चलेगी आईवीएफ कंसेप्शन के बाद भी। अलग से कोई प्रिकॉशंस लेना है, या आईवीएफ से हुआ है इसलिए कुछ अलग डाइट लेना है, या कोई और रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जैसे नेचुरल कंसेप्शन में प्रेगनेंसी चलेगी, सेम वैसे ही चलेगा आईवीएफ कंसेप्शन के साथ भी। मैम जब डिलीवरी की डेट आती है, तो क्या वो महिला नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकती हैं, या फिर सी सेक्शन उनका होता है? बिल्कुल नॉर्मल कर सकती है। इनफैक्ट डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी, इसका और आईवीएफ का कोई लेना देना नहीं होता। जो अपने रीजंस है सिजेरियन जहाँ पे हमें करना पड़ता है, इनफैक्ट नेचुरल कंसेप्शन में या आईवीएफ कंसेप्शन में, इनमें कोई डिसीजन मेकिंग में या किसी भी प्रकार के कोई फ़र्क नहीं होता है। तो डिलीवरी का जो मेथड है उसका आईवीएफ से कोई लेना देना नहीं होता है बिल्कुल। मैम जब कोई औरत माँ बनती है, तो उस सबसे ज़्यादा वो फोकस रहती है अपने बच्चे को लेकर। जब वो पेट में भी होता है तब भी वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई डिफेक्ट तो नहीं होगा। और ख़ासकर जैसे अब आईवीएफ की बात हो रही है, इतनी पहले ही मुश्किलें हुई होंगी तब जाके आईवीएफ के लिए पहुँचे हैं। तो वो जो बेबी रहता है, वो जब पैदा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे बेबी होते हैं वैसे ही, कि उनमें कुछ ऐसा लोगों को डर रहता है कि कोई क्या पता कुछ इसमें दिक्कत ना हो? बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बेबी होता है, जैसे आम तौर पे नेचुरली कंसेप्शन के बाद बेबीज़ होते हैं, हेल्दी होते हैं। उसमें भी आईवीएफ जो होता है कंसीव करते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता है, वैसे ही बेबी होता है, हेल्दी होता है। और बस ये भी एक मिथ है कि आईवीएफ से जब कंसेप्शन होती है, बेबीज़ होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, आगे उनमें दिक्कतें आती है, बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे नेचुरल कंसेप्शन के और डिलीवरी के बाद बेबीज़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारा होता है। मैम लास्ट में कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी आईवीएफ रिलेटेड मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, या जो भी किसी की सुनाई हुई बातें हैं, वो सारा अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। ख़ास करके उन कपल्स के लिए जो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे होते हैं, नेचुरली हो गया या कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया, कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, सालों से वो मानसिक तौर पे ज़्यादा परेशान होते हैं। उन लोगों के लिए आईवीएफ मैं कह सकती हूँ एक वरदान से कम नहीं है। तो बाकी सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी आईवीएफ रिलेटेड लोगों के दिमाग में डर है, वो सारा निकाल के उन्होंने आईवीएफ की तरफ कदम बढ़ाना ठीक रहेगा।
तो दर्शकों, खुशी की बात यह है कि आपको आईवीएफ के लिए हिमाचल मंडी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको यहीं पर ही आईवीएफ की फैसिलिटी मिल जाएगी। इससे पहले आपको जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको श्री हरिहर हॉस्पिटल जो कि गुडकर में है, यहाँ पर डॉक्टर साहिबा हैं, इनके पास आप कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। तो आईवीएफ के ऊपर मैम ने हमें बहुत सारे डिटेल में बताया, और आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ आकर मैम से पर्सनली भी मिल सकते हैं। और साथ ही हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैम जैसे प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक पूरा प्रोसेस भी मैम के हवाले ही रहता है। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक, वो भी हम मैम से आगे किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आप भी चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक, किसी भी समस्या के ऊपर आप चाहते हैं कि हम उसको भी आप तक पहुंचाएं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।